वेलकम अगेन बच्चों आज हम अपनी फिजिकल केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। वो टॉपिक है क्वांटम केमिस्ट्री। बच्चे अगर आपका इंटरेस्ट केमिस्ट्री में है या फिजिक्स में है देन आल्सो आप ये टॉपिक अपनी हायर क्लासेस में पढ़ने वाले हो। और जनरली बच्चों इस क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम केमिस्ट्री को एक डिफिकल्ट टॉपिक समझा जाता है, क्योंकि जो ये क्वांटम पार्टिकल होता है, ये क्वांटम पार्टिकल क्या होता है, ये क्या रूल्स फॉलो करता है, ये हम अपनी आगे आने वाले लेक्चर्स में भी कवर करने वाले हैं। तो जनरली जो क्वांटम पार्टिकल है ये बोल सकते हैं कि कुछ अजीबोगरीब रूल्स को फॉलो करते हैं जो कि हम अपनी डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व नहीं करते। तो हमें क्या करना है, अगर हम क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम केमिस्ट्री को समझना चाहते हैं तो हमें कुछ बेसिक्स को क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि जो इसके बेसिक्स हैं वो हमारे बीएससी में स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए हमारे बेसिक्स क्लियर नहीं हो पाते, इसलिए हमें ये जो टॉपिक है हमारी हायर क्लास में हमें डिफिकल्ट लगता है। तो हम कैसे, तो ये वीडियो आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, तो ये सब कुछ आपको इसी में पता चलेगा कि आपको बाकी वीडियो देखनी है नहीं देखनी है। तो अगर आपको देखनी तो क्या सभी वीडियो देखनी पड़ेंगी या आपको कोई पर्टिकुलर वीडियो देखनी है, तो ये सब कुछ इसी वीडियो में पता चलेगा कि हम कैसे कवर करने वाले और हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, कि हमारे एक्चुअली जो ये बेसिक्स क्लियर क्यों नहीं हो पाते, क्योंकि हमारे जो सिलेबस में वो कहां से स्टार्टिंग है या कैसे दे रखा और हम कैसे कवर करेंगे। लेट्स स्टार्ट। बच्चे देखो, जो हमारे पास जो हमारा बीएससी का सिलेबस है जिसमें क्वांटम केमिस्ट्री हमारा स्टार्ट होता है, वहां पर इसकी स्टार्टिंग कहां से होती है। देखो जो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है वहां पर हम स्टार्टिंग करते हैं लिमिटेशंस ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। जो हमारी स्टार्टिंग है वो इस टॉपिक से स्टार्ट होता है कि हमारी लिमिटेशंस क्या है क्लासिकल मैकेनिक्स। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि क्लासिकल मैकेनिक्स है क्या, और उसके लिए सेकंड कि उसका हमारी डे टू डे लाइफ में कहां इंपॉर्टेंस है, फिर उसके बाद हमारी इसकी क्या क्या लिमिटेशंस है। तो हमारी जो स्टार्टिंग दे रखा है बुक्स के अंदर वो दे रखा है डायरेक्ट लिमिटेशंस ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इसी के अंदर जो लिमिटेशंस थी हमारे पास ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड, एंड जो लास्ट है वो है कॉम्पटन इफेक्ट्स। ये चार इफेक्ट हैं जो लिमिटेशंस था, तो यहां से स्टार्टिंग है। उसके बाद हमारे पास आता है सेकेंड बोर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम, देन डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, देन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, प्लैंक्स रेडिएशन लॉ, उसके बाद हमारे पास आता है व्हाट आर ऑब्जर्वेबल्स एंड ऑपरेटर्स, then eigen value and eigen functions। इसके बाद हमारे पास आता है पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। फिर हम करते हैं स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन, एंड फाइनली इस इक्वेशंस को हम अप्लाई करते हैं पार्टिकल इन ए बॉक्स, किसमें, वन डायमेंशनल में, टू डायमेंशन एंड थ्री डायमेंशन। ये हमारा सिलेबस है जनरली बीएससी का, और हम यहां से स्टार्ट करते हैं और यहां पे जाके हमारा खत्म हो जाता है। इसके बाद थोड़ा एडवांस क्वांटम केमिस्ट्री या फिजिक्स स्टार्ट होती है। उसके बाद हमारे पास आता है व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, देन हाइड्रोजन एटम, उसके बाद टनलिंग आती है, या हमारे पास सुपर पोजिशंस आ जाती हैं। तो यहां तक हम करते हैं। तो ये तो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो लेकिन हम कैसे करने वाले, देखिए हम सबसे पहले देखने वाले हैं कि हम इसको 3 यूनिट्स में डिवाइड करने वाले एक टाइप से। तो जो सबसे फर्स्ट हम क्वेश्चन अराइज होगा हमारे पास होगा व्हाट इज क्लासिकल मैकेनिक्स, व्हाट इज क्लासिकल मैकेनिक्स। कि क्लासिकल मैकेनिक्स है क्या, क्योंकि हमें क्वांटम पे जाने से पहले क्लासिकल को थोड़ा समझना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, व्हाट आर इट्स यूज, व्हाट्स आर इट्स यूज।
और इंपॉर्टेंस, जब हम यूज या इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस की बात करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर, यूज इन डे टू डे लाइफ। देन हम समझेंगे व्हाट इज क्वांटम फिजिक्स या केमिस्ट्री, व्हाट इज क्वांटम केमिस्ट्री या मैकेनिक्स, व्हाट इज क्वांटम मैकेनिक्स। इसके बाद हम करने वाले हैं व्हाई पीपल जनरली डू नॉट रीड क्वांटम मैकेनिक्स, कि हमें जरूरत क्यों नहीं पड़ती लोगों, क्यों हम क्वांटम मैकेनिक्स को नहीं पढ़ते हम जनरली। उसके बाद करेंगे हम लोग व्हाट आर इट्स यूज और इंपॉर्टेंस इन डे टू डे लाइफ। देन हम कवर करने वाले हैं व्हाट इज द नीड ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, किसकी जरूरत क्या है हमारे पास, क्यों जरूरत पड़ी हम लोगों को। सेवेंथ है व्हाट आर द लिमिटेशंस, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, या हम बोल सकते हैं ओरिजिन ऑफ, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, कि ये ओरिजिन था इसका। जब क्लासिकल मैकेनिक्स कुछ कंसेप्ट या हमारे फिनोमेना को एक्सप्लेन नहीं कर पाया तो हमें एक नई ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री चाहिए थी, क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम केमिस्ट्री। हमने उनको एक्सप्लेन किया क्वांटम की हेल्प से। तो व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ क्वांटम क्लासिकल मैकेनिक्स, ये हमारा था। इसके बाद हमारे पास इसी में हम पढ़ेंगे कि व्हाई इट्स बिकम डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड क्वांटम मैकेनिक्स। शुरू में तो ये स्टार्टिंग में तो थोड़ा इजी लगता है, लेकिन धीरे धीरे ये डिफिकल्ट क्यों हो जाता है, तो हम पहले ही उनको देख लेंगे कि जिसको हमने क्या क्या कंसीडर करने वाले हैं, भाई ये डिफिकल्ट क्यों हो जाएगा। उसके ये वियर्ड फैक्ट्स या नेचर्स की वजह से होता है, जो क्वांटम पार्टिकल्स शो करते हैं, जो हम डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व नहीं करते। तो इसको हम बोल देंगे यूनिट 1। दिस इज, ये जो 8 पॉइंट है इनको हम कवर करेंगे, इनको हम बोल सकते हैं दीज आर यूनिट 1, दिस इज यूनिट 1। फिर इसके बाद हम देखेंगे सेकंड, दोबारा से हम सेकंड यूनिट के अंदर क्या कवर करने वाले बच्चे। अगर हम बात करें 9 टॉपिक की, हम बोलेंगे डिस्क्रीट स्टेट ऑफ, व्हाट आर द डिस्क्रीट स्टेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स। फिर इसके बाद हम करेंगे व्हाट इज ए वेव फंक्शन, व्हाट इज ए वेव फंक्शन। इस वेव फंक्शन को समझने के लिए हमें पहले हम समझेंगे व्हाट इज ए वेव, कि एक वेव क्या होती है, और हम किसी भी वेव की इंफॉर्मेशन कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसकी सारी एम्पलीट्यूड कितना है, उसकी हाइट कितनी है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो वेव की सारी इंफॉर्मेशन हम कैसे निकालते हैं, वो उसकी इंफॉर्मेशन हम निकालते हैं एक वेव फंक्शन से। अब तो हम पता करेंगे कि वेव फंक्शन क्या होता है, उससे हम समझेंगे उससे पहले कि एक वेव क्या होती है। देन इस वेव फंक्शन से हम इस वेव फंक्शन से कैसे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं, हाउ वी एक्सट्रैक्ट, हाउ वी प्रिडिक्ट वेव फंक्शन। इस वेव फंक्शन को साई करते हैं, हम साई लिखते हैं। हाउ वी एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन, यूजफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम साई, इससे हम इंफॉर्मेशन कैसे निकालते हैं। उसके बाद हम देखने वाले हैं कि वाई साई इज यूजुअली ए कॉम्प्लेक्स नंबर, इज यूजुअली ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कि ये जनरली जो होता है हमारे पास साई जो एक वेव फंक्शन होता है जनरली वेव का, ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। और इसकी व्हाट आर द डिफरेंट कंडीशंस ऑफ साई, कि इसकी साई की डिफरेंट कंडीशंस क्या है, कि ये एक जो साई होगा उसको हम एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, क्या वो हो सकता है वेव फंक्शन किसी वेव का या नहीं हो सकता। तो डिफरेंट कंडीशंस को करने वाले हैं। अब यहां पर हम कुछ ग्राफ्स भी एक्सप्लेन करेंगे ताकि हमें पता चलेगा कि जो वेव होता है उसके अंदर एक रिपीटिंग नेचर होता है हमारे पास, जो कि बार बार रिपीट होता है। तो ये ग्राफ्स की हेल्प से हम मदद करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट जो करने वाले हैं, यहां पर हम लिखेंगे व्हाट आर द, इसी में हम लिख सकते हैं वेव फंक्शन ऑफ एनी पार्टिकल, ऑफ ए पार्टिकल। तो ये यहां से हम करेंगे, इसको हम बोल सकते हैं दिस इज यूनिट 2,
ये हमें सब कुछ इनको समझने से पहले हेल्प करेगा, क्योंकि यहां पे जो हमने बोला था लिमिटेशंस ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स में, यहां पर तो यहां पर ये सारे के सारे फैक्टर्स हम करने वाले हैं, सारे के सारे फिनोमिना हम कवर करने वाले। इसके बाद जो तो बेसिक्स की थर्ड यूनिट होगी हमारे पास, हम यहां से स्टार्ट करेंगे। हम लिखेंगे यहां पर व्हाट इज वेव पार्टिकल ड्युअलिटी, वेव पार्टिकल ड्युअलिटी या डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ऑब्लिक डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। इसके बाद हम करने वाले हैं प्लैंक्स रेडिएशन लॉ। व्हाट इज प्लैंक्स रेडिएशन लॉ? व्हाट आर ऑब्जर्वेबल, व्हाट आर ऑब्जर्वेबल एंड ऑपरेटर्स। फिर व्हाट आर आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शंस, व्हाट आर आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शंस। Then postulates of quantum mechanics, postulates of quantum mechanics। इसके बाद हम कवर करेंगे स्क्रोडिंजर कैट एक्सपेरिमेंट, या ऊपर भी कर सकते हैं इसको स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन। एंड देन इसकी एप्लीकेशन, इसकी एप्लीकेशन कहां पर? पार्टिकल इन ए बॉक्स। कौन कौन से? 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन बॉक्स के अंदर। तो देखिए हमारे सिलेबस में ऐसा स्टार्ट है, हम ऐसा कवर करने वाले। तो हमारा बेसिक्स ही क्लियर नहीं हो पाता, हम हमारे एग्जाम्स के लिए इसको याद तो कर लेते हैं लेकिन फिर भूल जाते हैं, फिर हमें डिफिकल्टी होती है। अगर आप इवन एमएससी भी कर चुके हो तो हमारा ये बेसिक्स हमें क्लियर नहीं हो पाते, क्योंकि ना तो हम बीएससी में पढ़ा। जब हम एमएससी में जाएंगे तो हमें ये उम्मीद की जाती है हम लोगों से कि हम पहले पढ़ के आ चुके और हमारे बेसिक्स क्लियर है, और जनरली हमारे क्लियर नहीं होते तो हमें डिफिकल्ट लगता है। तो हम इनको क्लियर करने वाले हैं इस वजह से। तो ये हमने क्या बोल दिया, 3 यूनिट बोल दिया हम लोगों ने। दिस इज द बेसिक्स 1 ऑफ क्वांटम, दिस इज बेसिक्स 2 ऑफ क्वांटम केमिस्ट्री, दिस इज बेसिक्स 3 ऑफ क्वांटम केमिस्ट्री। इसके बाद हम एडवांस भी करेंगे, जो कि आप लोगों को नहीं करना है, वो एमएससी वालों के लिए है हमारे पास। तो हम यहां से हम अपना क्वांटम केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं, क्वांटम फिजिक्स बोल सकते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स। वेलकम अगेन बच्चों, हम अपना आज का टॉपिक क्वांटम केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। क्वांटम मैकेनिक्स पब्लिक क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर आता है ये टॉपिक। तो हमारा जो टॉपिक है वो क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्वांटम मैकेनिक्स से हम स्टार्टिंग करते हैं। फर्स्ट समझने की कोशिश करेंगे व्हाट इज क्लासिकल मैकेनिक्स, कि क्लासिकल मैकेनिक्स का क्या मीनिंग है बच्चों। देखो जो क्लासिकल मैकेनिक्स हम बोलते हैं, हम बोल सकते हैं इट इज ए पार्ट ऑफ एवरीवन पर्सनल व्यू ऑफ द वर्ल्ड। जो क्लासिकल मैकेनिक्स है एक्चुअली क्या है, ये हमारा सभी लोगों का क्या पर्सनल व्यू ऑफ द वर्ल्ड, जैसा हम देखते हैं उसको हम जो ऑब्जर्व करते हैं उसी को हम क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर कंसीडर करते हैं। या हम इसको दूसरी फॉर्म में बोले, अगर बोले दूसरी टर्म्स में बोलेंगे तो हम बोल सकते हैं इट इज बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस, व्हाट वी परसीव in the real world, even without knowing the details that describe the behavior of macroscopic objects। देखो क्या बोल रहा है कि ये वो एक्सपीरियंस करते हैं हमारी डे टू डे लाइफ से, जिसको हम देखते हैं रियल वर्ल्ड के अंदर, लेकिन हमें उसके डिटेल्स या उसके बिहेवियर का नहीं पता, क्योंकि जो भी हम ऑब्जेक्ट्स अपनी आंखों से देख सकते हैं उसको बोल सकते हैं मैक्रोस्कोपिक, जिसको हम नहीं देख सकते उसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक। तो हमारे पास अगर गैस है तो हम एक कंटेनर में हमारे पास है तो उस गैस को हमें पता है कंटेनर में गैस है,
उसका कुछ प्रेशर होगा, वॉल्यूम होगा, या उस कंटेनर में कुछ टेम्परेचर होगा, तो वहां पे एक मैक्रोस्कोपिक सिस्टम हो गया। लेकिन अगर मैं उस गैस के एक एटम की बात करता हूं, वो कैसे बिहेव कर रहा है, उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, उसकी एक टाइम पे पोजीशन क्या है, तो उसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक। उस लेवल के ऊपर जब हम एटम और मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, तो कह रहे कि हम लोग जो ऑब्जर्व करते हैं वो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम को करते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, इवन विदाउट नोइंग देयर बिहेवियर एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ माइक्रोस्कोपिक लेवल। हम उसके वहां पे माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर हमें उनके कोई जानकारी नहीं होती, ना ही हमें वहां पे रिक्वायरमेंट होती है। तो जब हम मैक्रोस्कोपिक लेवल की बात करते हैं तो वहां पर सारी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है क्लासिकल मैकेनिक्स, और हम डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज में हम मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट से ही डील करते हैं। तो इसलिए हमें केवल क्लासिकल मैकेनिक्स की ही रिक्वायरमेंट है, या हम बोल सकते हैं दिस इज गिवन बाय न्यूटन, this is given by Newton, so we can call it Newton mechanics also. So we can call it Newton mechanics also, क्योंकि न्यूटन ने हमें दिया था लॉज ऑफ मोशंस। क्या थे हमारे पास? 3 लॉ है जो हमने एक्सपीरियंस किए। फर्स्ट हमने बोला व्हेन ए बॉडी is at rest or motion, it will tends to remain in rest or motion unless or until an external force is exerted on it। ये बोला इसने, जो फर्स्ट लॉ था, जो क्लासिकल मैकेनिक्स का जो रूल है हमारे पास, हमने बोला है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे होती है या कोई मोशन में है तो वो उस रेस्ट में ही रहना फेवर करेगी या मोशन में ही रहना फेवर करेगी, अनलेस और अनटिल हम उसके ऊपर कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं कर सकते। ये हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं। अगर एक आपकी रूम के अंदर एक चेयर रखी है, एक टेबल रखी है, तो वहीं पर रहेगी, जब तक रहेगी जब तक आप उसको वहां पर उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई ना करो तो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगी। सेकंड, हम लोगों ने जो लॉ ऑब्जर्व किया, जो रूल ऑब्जर्व किया, वो था फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। कि फोर्स क्या है? फोर्स क्या है कि उस मास ऑफ ऑब्जेक्ट और उसकी एक्सेलरेशन। थर्ड जो था हमारे पास लॉ, वो क्या लॉ था? ऑलवेज देयर विल बी एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स for every action there will be every action there will be an equal and opposite reaction। कि अगर हम कुछ फोर्स लगाएंगे तो उसके अपोजिट फोर्स लगेगा, इक्वल फोर्स लगता है हमारे पास। ये हम अप्लाई कर दें रॉकेट साइंस के अंदर, हमारे पास एस्ट्रोनॉमी के लिए अगर हम कोई रॉकेट्स हम स्पेस में सेंड कर रहे हैं या मून के ऊपर कर रहे हैं तो इस लॉ के ऊपर वो वर्क करता है। तो ये था। तो हम बोल सकते हैं जो क्लासिकल मैकेनिक्स है हमारे पास क्या है? क्लासिकल मैकेनिक्स इज रिलेटेड टू एक्शंस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। ये हमारे एक्शन से रिलेटेड होती है हमारे पास। देयरफॉर इन समटाइम्स हम बोल सकते हैं फाइनली समटाइम्स इट बिकम्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। It's become necessary to understand the nature and behavior and individual particle।
कह रहे कि अगर हमें कभी कभी इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर मैं मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के पूरे बिहेवियर को समझना चाहते हैं तो हमें क्या नेचर और बिहेवियर को समझना पड़ेगा उसके एट माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर, या इंडिविजुअल पार्टिकल जिसको हमने बोल दिया माइक्रोस्कोपिक लेवल। ये इसको हम फाइनली कंपाइल करें तो हम बोल सकते थे क्लासिकल मैकेनिक्स डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ ऑब्जेक्ट्स which we can see or observe by our eyes, but it fails at atomic and subatomic level, क्योंकि इस एटॉमिक और एटॉमिक लेवल्स को हम देख नहीं सकते अपनी नेक्ड आइज से। तो हम क्या बोला कि क्लासिकल मैकेनिक्स डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ ऑब्जेक्ट्स व्हिच वी कैन सी बाय आवर आईज बट इट फेल्स एट एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल। तो इस एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल के ऊपर जिसको हमने बोलता है माइक्रोस्कोपिक लेवल्स, इसके लिए हमें क्वांटम मैकेनिक्स की रिक्वायरमेंट है। हम क्वांटम मैकेनिक्स से इसको समझ सकते हैं। तो ये था हमारे पास व्हाट इज क्लासिकल मैकेनिक्स। इसके बाद आता है व्हाट आर इट्स यूज, इसका यूज कहां पर है। What are uses of classical mechanics? बच्चे फर्स्ट इन मेडिकल का मतलब क्या है, अगर हम डॉक्टर्स की बात करते हैं तो डॉक्टर्स हमारा जो ट्रीटमेंट करते हैं वो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे करते हैं, वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे नहीं करते, यानी कि सब एटॉमिक लेवल्स पे नहीं। हमें जो डॉक्टर्स को रिक्वायरमेंट है वो क्लासिकल मैकेनिक्स की रिक्वायरमेंट है उनको केवल। अगर हम यहाँ पे हम कार मैकेनिक्स की बात करें, हमारी ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें तो हम लिख सकते हैं लाइक कार मैकेनिक्स। तो यहां पर भी हम लोगों को जो रिक्वायरमेंट है वो क्लासिकल है। फिर हमारे पास एस्ट्रोनॉमी के अंदर भी हमें केवल क्लासिकल मैकेनिक्स की रिक्वायरमेंट है। फिर प्लाज्मा फिजिक्स, फिर हमारे पास आता है जैसे इलेक्ट्रिक। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं बच्चे या इलेक्ट्रिशियन की बात करते हैं तो हमें क्लासिकल मैकेनिक्स पे ही काम करना होता है। कैसे, अगर हम बोलते हैं हमारी वायर के अंदर हमारा एम्पियर्स में करंट होता है, अगर हमारी वायर में एम्पियर्स में करंट ना होकर वहां पर हमारे केवल 1-2 इलेक्ट्रॉन होते तो वहां पर हम बात करते कि हमें जो उसको एक्सप्लेन करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती, हमें क्लासिकल मैकेनिक्स की रिक्वायरमेंट नहीं, वहां पर हमें क्वांटम मैकेनिक्स की रिक्वायरमेंट होती। कब, अगर हमारी वायर के अंदर 1-2 इलेक्ट्रॉन ही होते, वहां पर एम्पियर्स में करंट ना होता, लेकिन हमारे पास किसमें होता है, एम्पियर्स में करंट होता है, तो इसलिए हमें क्वांटम की रिक्वायरमेंट ही नहीं। तो देखो बच्चे, हमारी डे टू डे लाइफ में हम कभी भी ऐसा नहीं होता हमारे पास कि अगर मैं एक एटम को चेंज करूं तो वहां पर जो मेरा सिस्टम है उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाए। आपके पास एक कंटेनर है गैस का, गैस सिलेंडर है, उसके अंदर काफी ज्यादा गैस है, तो ऐसा कभी नहीं होगा उसके अंदर से आप उसका एक एटम रिमूव कर दो तो उसका वेट बहुत कम हो जाएगा, टेम्परेचर बहुत चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, या उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज के अंदर ड्रास्टिक चेंज हो जाएगा, या आपके पास कोई मेटल उसके अंदर से आपने एक एटम को रिमूव कर दिया। तो क्योंकि उस एक एटम से ज्यादा चेंजेस नहीं आते उसकी प्रॉपर्टीज या बिहेवियर के अंदर, कुछ कहीं कहीं पर आ सकते हैं, वो डिपेंड करेगा आप कौन सी स्ट्रीम की बात कर रहे हो, आप कहां पर बात कर रहे हो। अगर आप लेवल हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर डीएनए लेवल पे चले जाओगे तो एक एटम की वजह से म्यूटेशंस आ सकती हैं। तो नॉर्मली जो हम डील करते हैं वहां पर एक एटम की वजह से ज्यादा चेंज नहीं आता, इसलिए हम क्वांटम मैकेनिक्स की हमें जरूरत ही नहीं होती नॉर्मली कंडीशंस के अंदर। तो ये थे हमारे पास कुछ यूज किसके, क्लासिकल मैकेनिक्स के। या हम बोल सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर भी, टेक्नोलॉजी, इसके अंदर भी हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, क्लासिकल मैकेनिक्स। तो अब इसके बाद आता है सो व्हाट एक्चुअली इज क्वांटम मींस, जो हमारे पास थर्ड पॉइंट था हमारे पास। तो क्या हम सबसे पहले क्वांटम मैकेनिक्स से पहले समझते हैं व्हाट इज क्वांटम या व्हाट इज मीन्ड बाय क्वांटम। व्हाट इज मीन्ड बाय क्वांटम, तो क्वांटम मीन्स या क्वांटम इज स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट ऑफ समथिंग। समथिंग का मतलब हो गया एनी फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि हम ऑफ एनी फिजिकल
क्वांटिटी। करें कि जो भी सबसे छोटी पॉसिबल यूनिट होगी किसी भी ऑब्जेक्ट की या सब्सटेंस की या फिजिकल क्वांटिटी की, उसको हम बोल देते हैं क्वांटम। देखो क्या क्या मीनिंग है इसका। अगर हम लाइट की बात करते हैं तो लाइट के अंदर जो सबसे पॉसिबल छोटी यूनिट होती है हम उसको क्वांटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वांटा। कि इससे छोटी चीज हो ही नहीं सकती उसकी यूनिट। लाइट को हम जो मेजर करते हैं क्वांटा में करते हैं। अगर हम चार्ज की बात करें, चार्ज की यूनिट क्या हो गया? चार्ज हो सकता है पॉजिटिव और नेगेटिव, कैसा भी चार्ज हो। जो चार्ज की यूनिट होगी वो क्या होती है? जो सबसे छोटी यूनिट होगी वो क्या होगा? चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। कि जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है उससे छोटा चार्ज हो ही नहीं सकता। तो ये स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट है किसकी? चार्ज की, वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव, क्योंकि इससे नीचे हमें ऑब्जर्व हुआ ही नहीं, आज तक हम कर ही नहीं पाए हैं। तो ये हमारे पास ऐसा। तो हम बोलेंगे क्वांटम तो बोल दिया छोटा है हमारे पास, तो क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्ट कहां से होती है? हम किस लेवल पे बोले कि कितना छोटा साइज हमारे पास होना चाहिए ताकि वहां पे क्वांटम के रूल्स लगे, हमारे क्लासिकल मैकेनिक्स के रूल ना लगे। तो बच्चे देखो, जनरली हम अगर आप एक नीडल, एक सेल की बात करते हो, नॉर्मल एक सेल की बात करते हो, एक सेल का साइज अगर हम बात करते हैं किसी भी ह्यूमन बॉडीज के सेल का, तो उसका जो साइज होता है वो 1 माइक्रोमीटर होता है। 1 माइक्रोमीटर का मतलब हो गया 10⁻⁻⁶ मीटर होता है वहां पर। अगर हम नीडल टिप की बात करते हैं, नीडल टिप की, जो पतली सुई होती है उसकी जो टिप होती है, अगर हम वहां पे बात करते हैं तो वहां पे होती है 10 लाख नैनोमीटर। इसका साइज है 10 लाख नैनोमीटर। अगर इसका साइज हो गया 10⁻⁹ मीटर में, हमारे जो एक ब्लड का सेल होता है, जो ब्लड हो गया हमारे पास, उसका जो एक मोलिक्यूल होगा उसका साइज होता है 2500 नैनोमीटर। अगर हम ग्लूकोज, एक जो मोलिक्यूल है जो हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ग्लूकोज फ्रुक्टोज, इसका साइज की बात करते हैं तो इसका जो साइज हो गया हमारे पास वो होता है 1 नैनोमीटर। मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ डीएनए है, इसका भी साइज 10⁻⁹ मीटर होता है। नियरली इसका बोल सकते हैं 1 नैनोमीटर के आसपास हमारे पास होता है। तो यहां पर वो इस 1 नैनोमीटर के ऊपर जाके यहां पर ये दोनों रूल्स को फॉलो करता है। जो ये पार्टिकल्स हो गई, जो ये पार्टिकल्स हो गए हमारे पास, ब्लड हो गया, ग्लूकोज हो गया, डीएनए मॉलिक्यूल्स हो गए हमारे पास, ये क्या करेंगे? कैन बिहेव क्लासिकली एज वेल एज क्वांटम कि दोनों रूल्स फॉलो करते हैं। ये क्वांटम मैकेनिक्स के रूल भी फॉलो करते हैं और क्लासिकल मैकेनिक्स के। अगर हमारा कोई एटम है, किसी भी एलिमेंट का एटम की बात करते हैं, तो जो एक एटम का साइज होता है, एटम का साइज 10⁻⁻⁰ मीटर होता है। अगर हम उसके न्यूक्लियस की बात करते हैं तो न्यूक्लियस का साइज होता है 10⁻⁻14 मीटर। किसका? उसके न्यूक्लियस का। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन की, तो वहां पे उसका जो साइज होता है 10⁻⁻18 मीटर। ये लेस देन -18 मीटर होता है। तो इसका मतलब जब भी हम किसी इलेक्ट्रॉन एटम की बात करेंगे, उसके न्यूक्लियस की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्वार्क की बात करेंगे, तो हम क्लासिकल मैकेनिक्स को यूज नहीं कर सकते। उस टाइम पे हम जो रूल लगाते हैं वो क्वांटम मैकेनिक्स के रूल लगेंगे। तो यहां पर तो ये स्टार्ट कहां होती? क्वांटम इज क्या था? स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट थी, तो इसकी स्टार्टिंग हो जाती है नियरली 1 नैनोमीटर। क्योंकि जब ये 1 नैनोमीटर साइज आ जाता है तो हम बोल देते हैं कि यहां पर कि ये नैनो केमिस्ट्री में चले गए। यानी कि जब नैनो लेवल पे चले जाते हैं, नैनो केमिस्ट्री, नैनो साइंस या नैनो साइंस बोलो, तो जब हम नैनो साइंस की बात करते हैं, क्योंकि इस लेवल पे हम उसको देख नहीं सकते हैं, तो हम क्वांटम मैकेनिक्स लगाते हैं, क्वांटम फिजिक्स लगाते हैं या क्वांटम केमिस्ट्री अप्लाई करते हैं। तो ये था हमारे पास व्हाट इज मीन्ड बाय क्वांटम। अब हम देखेंगे व्हाट इज मीन्ड बाय क्वांटम मैकेनिक्स।